प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिवादन। दोस्तों, हम रोज थोड़े थोड़े प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के पढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको लंबे वीडियो और बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ प्रश्न चाहिए तो आप चैनल पर लंबे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो धीरे धीरे हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम अपने प्रश्नोत्तर को गति देते जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे प्रमुख रूप से अगर कोई हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ महत्वपूर्ण लगता है तो वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसके रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काल विभाजन भी उनका ही प्रामाणिक है और उनके द्वारा दिए गए जो तथ्य हैं वो भी काफी हद तक प्रामाणिक माने जाते हैं। चलिए, और इसका प्रकाशन 1929 में 1929 में इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इस रूप में प्रकाशित हुआ। यानी प्रकाशित हुआ तो उसका स्वरूप क्या था? उसका स्वरूप था कि ये शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ था उसकी भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्र ग्रंथ नहीं प्रकाशित हुआ था 1929 में। ये सिर्फ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होने, तो साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होने पर साहित्य के स्वरूप में, यानी साहित्य का जो रूप है, साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। ये विचार किसका था? तो ये विचार किसका था? तो दोस्तों, ये विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था और ये महत्वपूर्ण कथन माना जा सकता है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के कालों का नामकरण किसके आधार पर किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के जो काल हैं, यानी काल विभाजन किया और उनका नामकरण किसके आधार पर किया है? नामकरण किया तो उसका आधार क्या रखा उन्होंने? रचनाकारों की प्रधान प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर कि रचनाकारों ने कौन सी प्रवृत्ति को प्रधानता से रखा है। रचनाकारों का ध्यान किस तरफ था, उनकी प्रवृत्ति क्या थी, इसको ध्यान में रखकर उन्होंने क्या है, अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उसमें काल विभाजन का प्रयास किया था। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस पद्धति के आधार पर लिखा? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो कौन सी पद्धति के आधार पर लिखा गया था? तो ये लिखा गया था दोस्तों विधेयवादी पद्धति के आधार पर। ये मोस्ट प्रश्न है, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको। तो ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अब प्रश्न आ गया कि ये विधेयवादी पद्धति है, इसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो इसके जन्मदाता माने जाते हैं टेन। टेन को माना जाता है विधेयवादी पद्धति का जन्मदाता। किनको? टेन को। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आदिकाल नाम दिया नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो वीरगाथा काल नाम दिया था। तो फिर आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दे दिया? ये बात हम सोचते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था। ये तथ्य आप ध्यान में रखें। आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, उसको आरंभिक काल नाम देने वाले कौन थे? एक था प्रारंभिक और एक आरंभिक। काल नाम किसने दिया?
आरंभिक काल नाम दिया था मिस्र बंधुओं ने और प्रारंभिक काल नाम दिया था गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधु ने दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? प्रारंभिक आ गया, पहले आरंभिक था, अब प्रारंभिक आ गया, तो ये दिया था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? वीरगाथा काल, तो ये बात हमने अभी पढ़ी है। तो वीरगाथा काल नाम देने वाले कौन थे? तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत युग कहने वाले कौन थे? सिद्ध और सामंत, यानी सिद्धों का और सामंतों का युग किसने कहा था? तो ये कहा था राहुल शांकरत्यायन ने। राहुल शांकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? संधि चारण काल, तो ये प्रश्न जब बार बार आएंगे तो आपके बिल्कुल जवाब पर याद हो जाएंगे। तो संधि चारण काल कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और इन्होंने संधि काल की समय सीमा अलग बताई और चारण काल की समय सीमा अलग निर्धारित की थी। दोनों चीजें इन्होंने स्पष्ट रूप से बताई थी। नेक्स्ट है, जयमेंग जस चंद्रिका की रचना किसने की? जयमेंग जस चंद्रिका के रचनाकार कौन थे? तो मधुकर कवि की रचना है जयमेंग जस चंद्रिका, इनकी मधुकर कवि की। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली के रचनाकार कौन है? अब भाई विद्यापति की पदावली के रचनाकार कौन है? भाई प्रश्न में उत्तर है, तो विद्यापति है। पदावली के रचनाकार कौन है? लेकिन यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि उसका संपादन किसने किया, तब आपको जरूर सोचना पड़ेगा। तब आपको जरूर सोचना पड़ेगा कि पदावली के संपादक कौन थे। ये पदावली नाम विद्यापति ने नहीं दिया था, ये संपादक ने दिया था, और संपादन किसने किया था ये आपको देखना है। जयचंद्र प्रकाश के रचयिता का नाम बताइए, रचनाकार का नाम बताना है। तो ये भट्ट केदार की रचना है दोस्तों, जयचंद्र प्रकाश की, भट्ट केदार की। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोस्तों ये सरपा की रचना है, दोहा कोश। दोहा कोश किसकी है? सरपा की। नेक्स्ट, चर्यापद किसकी रचना है? चर्यापद ये सबरपा की रचना। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आदि काल में और विशेष तौर से सिद्ध साहित्य में चर्यापद नाम की 18 रचनाएं मिलती है। 18 रचनाएं ऐसी हैं जिनका नाम चर्यापद है। ठीक है ना, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चर्यापद सबरपा की है। अगर और किसी के आपके ध्यान में आए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चर्यापद नाम से ही वो जो सिद्ध संत है वो रचनाएं लिखते थे बहुतायत रूप में। तो चर्यापद नाम की 18 रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या ये 84 सिद्ध प्रमुख रूप से माने जाते हैं। सिद्ध कितने थे? 84। चलिए, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की संख्या, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये मानी जाती है 9। 9 नाथ और 84 सिद्ध। ठीक है, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसको कहा गया? आदिनाथ, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसको कहा गया? तो ये भगवान शिव को कहा गया आदिनाथ। इनको भगवान शिव को आदिनाथ कहा गया नाथ संप्रदाय में। ठीक है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार का नाम बताइए। वर्ण रत्नाकर बहुत ही प्रसिद्ध रचना दोस्तों, और बहुत सी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की यह रचना है जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राहुल वेल के रचनाकार कौन? अब ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस रचना की तो विशेषताएं कुछ अलग हैं। रोड़ा कवि की ये रचना है, ये शिलांकित है, इसमें नक्शिक वर्णन किया गया है, और आदिकाल में नक्शिक वर्णन की जो परंपरा चली वो भी राहुल वेल से चली है, और इसकी जो प्रमुख विशेषता वो शिलांकित है। किताब पर
किताब नहीं है, ये शिलाओं पर अंकित रचना है, ठीक है ना। राउलवेल किस प्रकार की रचना है? राउलवेल किस प्रकार की रचना है? तो राउलवेल दोस्तों शिलांकित रचना है, किताब पर नहीं है दोस्तों, पन्नों पर नहीं है, शिलाओं पर अंकित की हुई रचना है ये, ठीक है ना, पत्थरों पर अंकित की हुई है। राउलवेल किस शताब्दी की रचना है? कौन सी शताब्दी की रचना है? तो ये 10वीं शताब्दी की रचना है। तो राउलवेल कौन सी शताब्दी के? 10वीं शताब्दी में उन्होंने पत्थरों पर उकेर 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 करके इसकी रचना की है। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितना परिश्रम किया है इस रचना को, यानी लिखने में। पत्थरों पर लिखा गया है, चट्टानों पर। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको स्वीकार किया है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको स्वीकार किया है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को स्वीकार किया। शालिभद्र सूरी हिंदी के क्या थे? प्रथम कवि थे। ऐसा कौन मान रहे हैं? ऐसा मान रहे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं दोस्तों वो है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब हुई थी? तो भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। 1184 में। भविष्यत कहा की रचना किसने की? भविष्यत कहा की रचना करने वाले कौन थे? तो ये धनपाल थे, जिन्होंने भविष्यत कहा नाम के ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। परमात्म प्रकाश की रचना किसने की? परमात्म प्रकाश भी आदिकाल की बहुत प्रसिद्ध रचना है, और ये जोइंदू ने परमात्म प्रकाश की रचना की थी। किन्होंने? जोइंदू ने। योगसार की रचना किसने की? योगसार की रचना भी प्यारे दोस्तों जोइंदू ने की थी, योगसार की रचना। अगला है पाउर दोहा की रचना किसने की? ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रमुख रूप से पूछा गया प्रश्न है। तो पाउर दोहा की रचना करने वाले कौन है? तो पाउर दोहा की रचना मुनीराम सिंह ने की थी। पाहुड़ दोहा की रचना इन्होंने मुनीराम सिंह ने। और भाई अब राजस्थान का प्रेम आख्यान ढोला मारू दोहा की रचना किसने की? ढोला मारू आपने नाम सुना होगा। राजस्थान में तो पतिदेव को ढोला ही कहते हैं। आमतौर पर महिलाएं बात करती हैं अपनी लैंग्वेज में तो कहते हैं तेरो ढोलो कटे गयो, तो ये पति के लिए संबोधित किया जाता है। कुशल लाभ ने, और बहुत जगह आपको कल्लोल भी मिलेगा। कल्लोल कुशल लाभ, अगर दोनों में से कोई सा भी आ जाए, कल्लोल या कुशल लाभ, तो आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, या तो कल्लोल या कुशल लाभ। यानी दोनों रचनाएं दोनों ने लिखी हैं, लेकिन पहले किसने लिखी ये हिंदी साहित्य के इतिहास में कंफ्यूज है। ये थोड़ा कंफ्यूज है। एक ने उसकी टीका लिखी, एक ने उसको लिखा, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि पहले किसने लिखा था। तो इस वजह से ये कंफ्यूज है। कल्लोल कुशल लाभ दोनों की रचना मान सकते हैं। बड़ा ही कंफ्यूज प्रश्न है ये। कीर्ति पताका की रचना किसने की? कीर्ति पताका की रचना तो इसकी रचना करने वाले थे विद्यापति, और इसकी भाषा थी वो अवध थी। कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों की भाषा कौन सी थी दोस्तों? अवध थी। अभ्रंश मत कर देना कभी, अवध है, अभ्रंश नहीं है। कीर्ति लता की रचना किसने की? कीर्ति पताका आ गया, तो कीर्ति लता भी आ गया। ये विद्यापति की रचना है दोनों ही, और दोनों की भाषा अवध है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किनको? पृथ्वीराज रासो को। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? हिंदी का महाकाव्य किसने माना था प्रथम महाकाव्य? और ये माना था, उत्तर आपके सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था हिंदी का प्रथम महाकाव्य। विद्यापति की पदावली की, विद्यापति की जो पदावली है, रचना का नाम पदावली, भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। ये मैथिली भाषा की रचना है पदावली। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन करके गोरखवाणी के नाम से किसने प्रकाशित करवाया?
गोरखनाथ की रचनाओं को इकट्ठा किया, संकलित किया और फिर उसका नाम दिया गोरखवाणी। और उसको प्रकाशित करवाने का नाम श्रेय किसको है, प्रकाशित किसने करवाया? तो ये करवाया था पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इसको प्रकाशित करवाया था। ठीक है। अगला है परमाल रासु की रचना किसने की? परमाल रासु की रचना करने वाले थे जगन्निक। जगन्निक ने परमाल रासु की रचना की थी। जगन्निक और परमाल रासु की रचना। बिसलदेव रासु की रचना किसने की? बिसलदेव रासु की रचना करने वाले थे नरपति नाले। नरपति नाले ने बिसलदेव रासु की रचना की थी। इन्होंने नरपति नाले। अगला है चंदन बाला रास की रचना किसने की? चंदन बाला रास की रचना करने वाले थे आस्कू कवि। आस्कू कवि ने चंदन बाला रास की रचना की थी। किसने? आस्कू कवि ने। नेक्स्ट, कुमार रासु की रचना किसने की? कुमार रासु की रचना करने वाले कौन थे? तो कुमार रासु की रचना करने वाले थे दलपति विजय। दलपति विजय ने कुमार रासु की रचना की थी। नेक्स्ट, काल तुझसे होड़ है मेरी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। काल तुझसे होड़ है मेरी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कवि संग्रह, सॉरी, काव्य संग्रह है तो इसके कवि का नाम क्या हो सकता है? तो शमशेर बहादुर सिंह का, और 1988 में इसका प्रकाशन हुआ था, काल तुझसे होड़ है मेरी काव्य संग्रह का। नेक्स्ट, बात बोलेगी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। बात बोलेगी काव्य संग्रह है और कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है और 1981 में इसका प्रकाशन हुआ, 1981 में। नेक्स्ट, इतने पास अपने काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। इतने पास अपने काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो इतने पास अपने काव्य संग्रह के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह और 1980 में इसका प्रकाशन हुआ था इतने पास अपने काव्य संग्रह। जीर्ण जनपद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जीर्ण जनपद नाम की प्रसिद्ध रचना, और इसके रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन, और प्रेमघन दोस्तों इनका उपनाम था। प्रेमघन इनका क्या था? उपनाम था। तो जीर्ण जनपद रचना के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। मित्रता निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। मित्रता बहुत ही शानदार निबंध है और आप जानते हैं भाव और मनोविकारों से संबंधित ये निबंध है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। अरे भाई, मित्रता इनका निबंध भी है, इनका निबंध भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध भी है, और मित्रता भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध भी है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मित्रता जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन शुक्ल जी का जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध है वो काफी प्रसिद्ध हुआ। और चिंतामणि के 4 भाग हैं। चिंतामणि के 4 भाग हैं। तो पहले भाग में जो 17 निबंध हैं उनमें से मित्रता एक निबंध। ठीक है। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब आरंभ किया? कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी और इसका आरंभ कब किया? तो 1968 में आरंभ किया था कवि वचन सुधा का प्रकाशन, 1968 में। सूर्योदय निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अब ये सूर्योदय नाम का निबंध लिख दिया तो ये निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। सूर्योदय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा और खूब लिखा और जमकर लिखा, इतना लिखा कि याद ही नहीं हो। प्रेम मालिका ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम मालिका ग्रंथ के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। प्रेम मालिका ग्रंथ के रचनाकार। जयदेव निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। जयदेव नाम का निबंध किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था जयदेव निबंध। अब हमें देखो दोस्तों, ये चीजें हैं ना, जितने कोर्स में चलती हैं उतनी तो हमें याद रह जाती हैं, और जो कोर्स से बाहर हो गई, मतलब सिलेबस में आती हैं, वो तो याद हो जाती हैं, या एनसीईआरटी के हो या और किसी राज्य के पाठ्यक्रम में हो, वो तो याद हो जाता है। लेकिन जो रचनाएं पाठ्यक्रम से दूर हैं वो याद होना मुश्किल हो जाता है। उनका तो तरीका यही है भाई। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा? दोस्तों ये याद रख लेना, इस प्रश्न को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये प्रश्न याद रख लेना। सरस्वती पत्रिका उस जमाने की महत्वपूर्ण पत्रिका थी हिंदी की, और इसका सन 1900 में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। बादशाह दर्पण इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। बादशाह दर्पण हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। बादशाह दर्पण वो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है और इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये ध्यान रखना। ये यानी बहुत
महत्वपूर्ण प्रश्न है और अनछुआ प्रश्न है। ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया? ब्राह्मण नाम का एक पत्र निकलता था उस जमाने में और उसका संपादन किया प्रताप नारायण मिश्र ने। ये भारतेंदु युग की बात है। ब्राह्मण नाम का जो पत्र निकलता था उसका प्रताप नारायण मिश्र ने संपादन किया था। भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। अब ये तो थे प्रश्न दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि जो मैं वीडियो बनाता हूं उसको देखा या पढ़ा किस रूप में जाए। दोस्तों, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, यानी घर का काम कर रहे हो, मेरी जो बहन है वो खाना बना रही हो और कोई काम कर रही हो, खेत का काम कर रही हो, कोई भी काम कर रही हो, तो आप प्ले करके छोड़ दीजिएगा और आप सिर्फ सुन करके भी इनको याद कर सकते हो। यानी और जब आप नींद लेने जा रहे हैं और थके हुए नींद ले रहे हैं तो खटिया के कोने पर मोबाइल रख दो और प्ले कर दो और ये बजते रहेंगे और आपके कानों में जाते रहेंगे और धीरे 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 याद होते रहेंगे और ऐसे में आपको नींद भी आसानी से आ जाएगी। इनको अगर हम गंभीर होकर के पालती पालती मार करके बैठ करके देखें, अब कोई ज़्यादा नहीं है। कहीं चलते चलते सुन लिया, रास्ते चल रहे हैं सुन लिया, या कोई काम कर रहे हैं तब सुन लिया, या बैठे हैं निठले तब सुन लिया। मतलब ये पार्ट टाइम हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा गंभीरता से नहीं। अब एक बार सुनने से याद नहीं होते तो दोबारा जब सुनोगे तो आपकी 100% प्रश्न याद हो जाएंगे। मतलब इनमें से सारे याद हो जाएंगे। फिर अगला वीडियो देखोगे तो उनमें से और याद हो जाएंगे और फिर याद हो जाएंगे। इस तरह हमारा संकलन बनता चला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हम उनको प्ले करें। बहुत सी जो मेरी बहनें व्याख्याता पद पर पहुंची हैं, कई साल हो गए मेरे को ऐसे वीडियो बनाते हुए, 6 साल हो गए, तो व्याख्याता पद पर पहुंचे उन बहनों ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम जब घर का काम करते थे तब इसको प्ले कर लेती थी रसोई में या और कहीं पर भी, और उससे हमारी तैयारी हिंदी साहित्य के इतिहास की तो अपने आप ही होती चली जाती थी और उन्होंने गजब से अपना स्कोर बढ़ाया और चयन भी हुआ। तो दोस्तों, ये ट्रिक काफ़ी अच्छी है और इस ट्रिक के माध्यम से हम अपने जो तैयारी का जो स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं। भाई, हर ट्रिक हमें काम में लेनी चाहिए कि हम सफल कैसे हों। सफलता के लिए जो भी रास्ता हमें अच्छा लगता है उसका चयन करना चाहिए। कई लोगों को 4 विकल्प वाले प्रश्न ही पसंद आते हैं, लेकिन दोस्तों 4 विकल्प वाले प्रश्नों में एक बीमारी होती है। वो ये होती है कि वो 3 विकल्प तो जो वीडियो बनाता है वो खुद बनाता है और एक विकल्प होता है उत्तर का। तो वीडियो बनाने वाला खुद विकल्प इस प्रकार का बनाता है कि वो हम उत्तर हमें आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन जब परीक्षाओं में प्रश्न आता है तो विकल्प मिलते जुलते आते हैं, तब हम उलझ जाते हैं। यानी हमें चारों विकल्प ही एक जैसे लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर का ध्यान होना चाहिए और उत्तर का ध्यान तभी होगा जब हम लगातार पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे। मतलब पढ़ेंगे भी, बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, सुनेंगे भी, तो आंखों से देखेंगे भी और सुनेंगे, बोलेंगे, सब एक्टिविटी करेंगे, तब जाकर हमें याद होंगे। तो सबसे बढ़िया साधन इन वीडियो को बता दिया। आप प्ले करके और अपने काम में लग जाइएगा। धीरे 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 ये प्रश्न आपके कानों में आते जाएंगे और आपको याद होते जाएंगे, बिल्कुल याद होते जाएंगे। लेकिन आंखें फाड़ फाड़ कर देखोगे तो दोस्तों आंखें खराब कर लोगे। मैं सही बता रहा हूँ। जैसे मैं वीडियो बनाते बनाते अपनी आंखों को कमज़ोर कर चुका हूँ, वैसे ही आप भी आंखें कमज़ोर कर लोगे। इसलिए आप प्ले करके मोबाइल को दूर रख दीजिएगा। मोबाइल कम से कम आपकी आंखों से 3 या 4 फुट दूर होना चाहिए। इसीलिए आप देखते हो कि मेरे प्रश्नों में काफ़ी जूम होता है। अगर 4 फुट दूर मोबाइल है तो भी आपको मेरे प्रश्न दिखाई दे जाएंगे। आप लोगों को लगता है कि यार ये क्या तरीका है, लेकिन ये तरीका इसलिए है कि आपकी आंखें सुरक्षित रहें। ये ध्यान रखता हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों को कमज़ोर कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।